हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू बायो यही पढ़ेगा। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत फास्ट समरी वीडियो सेल के पूरे चैप्टर का। तो हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ेंगे आज। ओके, इफ यू गॉन थ्रू पहले वाले लेक्चर्स तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। बट इवन इफ यू हैवंट वी विल ट्राई टू मेक इट बहुत अच्छा स्मूथ। ओके, ठीक है। तो सेल क्या होती है? सेल भाई एक छोटा सा कमरा है ना। और ये छोटा सा कमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यही बेसिस है इस बात का कि कौन सी चीज़ जो अर्थ पे एग्जिस्ट है वो एग्जिस्ट करती है, वो लिविंग होगी या वो नॉन लिविंग होगी। ठीक है, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो इस छोटे कमरे या जो सेल से बने हैं उनको हम लोग बोल देते हैं लिविंग, और जो लोग नहीं बने हैं सेल से उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग, है ना। तो सेल है तो ठीक है भाई, हमको ये तो पता चलेगा कि सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। लिविंग और नॉन लिविंग की चीज़ यही बता रही है ना। तो हमको पता करना पड़ेगा कि सेल की स्टोरी क्या है। सेल जो हम लोग जानते हैं, सेल एज वी नो नाउ, ये कैसे आई, है ना। सो वी हैव टू गो टू सेल एंड आस्क कि भाई बताओ तुमको सबसे पहले किसने देखा था, है ना। तो सेल बोलेगी हमको कि भाई एक रॉबर्ट हुक करके एक आदमी था जिसने ना सबसे पहले मेरे को देखा था। और उन्हें कहाँ पे देखा था सेल को? उन्हें देखा था सेल को एक कॉर्क सेल में। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पेड़ के बाहर ड्राई हो जाता है ना, उसको उन्हें छीला और उसके स्लाइसेस बना के अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उनको दिखा कि ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उनको लगा यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे कमरे हैं, है ना। और इसीलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, बिकॉज दे लुक्ड लाइक छोटो छोटो रूम्स। ओके, सो वी से कि रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर सेल्स। ठीक है, अब ये कब किया था? 1665, मतलब वेरी 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 लॉन्ग बैक, है कि नहीं। बट एक कैच है कि ये जो सेल में इन्होंने देखी थी ना, ये थी डेड सेल, मरी हुई सेल। ओके, हुक है ना, हुक तो डेड होता है, तो भाई ये जिंदा सेल को नहीं देखेंगे, है ना। डेड सेल देखा था। तो फिर लिविंग सेल को किसी ने देखा होगा, है ना। बिल्कुल देखा है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन लिविंग। तो ये क्या था? ये एक लेंस मेकर थे और ये ना हर चीज़ को अपनी लेंस से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखते रहते थे। ठीक है, एक बार इन्होंने पॉन्ड वाटर को भी देखा। तो उनको देखा कि यार पॉन्ड वाटर के अंदर छोटे छोटे जानवर है जो तैर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने इनका नाम रख दिया था एनिमाकुले। बट लेटर ये पता चला था कि भाई ये छोटे छोटे एनिमल्स नहीं है, ये तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। जैसे ये बैक्टीरिया, अमीबा, इन्होंने इनको देखा था सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टू सी अ लिविंग सेल। ठीक है, ल्यूवेन लिविंग। ऑलराइट, ओके, कूल बेबीज। आगे चलते हैं हम लोग। देन next comes our brown munda, Robert Brown. ठीक है, Robert Brown is a brown munda of course, so he saw a very important cell organelle. हमारी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल पता है कौन सा? न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने देखा था न्यूक्लियस को। ओके, राइट, नाउ देयर कम टू मोर पीपल। क्या है? शील्डन एंड श्वान। शील्डन एंड श्वान ने क्या किया? शील्डन एंड श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। बोले तो उन्होंने बोला था कि भाई तुमको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, भले वो प्लांट हो या वो एनिमल हो या वो इंसेक्ट हो या वो बैक्टीरिया हो, जो भी लिविंग है वो बनेगा सेल से। तो तुम लोग बोलोगे यार ये क्या बड़ी बात है, उस टाइम पे थी, उस टाइम पे थी। ठीक है, तो इन्होंने ये सबसे पहले थे जिन्होंने क्लेम किया था कि यही है जो जिंदगी का सच है और कुछ सच हो नहीं सकता। ठीक है, देन नेक्स्ट we are studying cell theory. ठीक है, सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकंड पॉइंट, cells are the structural and functional unit of life. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज गिवन बाय अ गाय नेम्ड वर्चो, जिन्होंने ना क्या देखा था? जिन्होंने एक डिवाइडिंग सेल को देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इन्होंने कहा भाई मेरे को पता चल गया कि सेल्स कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने, सॉरी अबाउट द डॉग, इन्होंने बोला कि यार जो भी सेल्स है ना, दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जो भी सेल्स हैं अभी ये पुरानी सेल्स ने डिवाइड करके बनाई हैं। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया हमारा, क्या फिनिश हो गया हमारा? सेल थ्योरी एंड साइंटिस्ट। ठीक है, नाउ वी कम टू इस पॉइंट में कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो लोग हो सकता है कि एक ही सेल के बने हो, मतलब एक सेल में उनका पूरा काम चल रहा है। ठीक है, एक ही सेल है जो सब कुछ मैनेज कर रही है, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया। बट कुछ कुछ होते हैं जो मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर बोले तो खूब सारी सेल्स से बने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, हम लोग खूब सारी सेल्स से बने हैं ना। इनफैक्ट जो भी हमको दिखता है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग देख सकते हैं, वो सारे के सारे मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स यूनिसेलर को देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप, राइट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर. Right, now there is a term called protoplasm. Protoplasm is nothing but cytoplasm plus nucleus. ठीक है, and who gave this term? A guy named Purkinje. ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई एक मैं बनाऊंगा एक नया वर्ड प्रोटोप्लाज्म करके, इनको भी कुछ करना था ना, तो इन्हें कर दिया।
ठीक है, which is nothing but protoplasm is nothing but cytoplasm plus nucleus. Okay, basically the living part of a cell. All right, then you move to टाइप्स ऑफ सेल्स. तो भाई जैसे सब लोग के घर अलग अलग तरीके के होते हैं ना, वैसे ये जो हमारा लिटिल रूम है सेल, ये भी अलग अलग टाइप का दिखता है. ठीक है, कुछ कुछ सेल्स ऐसी दिखती हैं, छोटू सी क्यूट सी, है ना. ये भी कितनी क्यूट है, ये ओवम है ना. कुछ कुछ ऐसी स्कैरी होती हैं, देखिए लुक एट दिस नर्व सेल, कितनी स्कैरी दिख रही है ना. सो ये एडिपोसाइट है, ये स्पर्म सेल है ना. तो सब लोग अलग अलग टाइप की दिखती हैं, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है और उनका फंक्शन क्या है ना. तो हम लोग अब सेल का बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेल बनी है तो कैसे बनी है, राइट. सो सेल को, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन सेल को ऐसे कि मान लो तुमने एक बलून ले लिया, बलून में पानी भर लिया. ठीक है, तो जो बलून है ना, बलून में जो प्लास्टिक प्लास्टिक है, प्लास्टिक रबर है बाहर की जो रबर है, उसको हम लोग मान सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंट. ठीक है, और अंदर जो पानी भरा है ना, ये अपना साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो सेल किससे बनी है, सेल बनी है अंदर साइटोप्लाज्म है और उसको कवर कर रही है एक सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का. ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल. सेल वॉल क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन तो समझ आ गया. मैंने फुग्गे में जो फुग्गा था है ना, जो सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन थी, वो सेल मेम्ब्रेन है. पर पता है प्लांट सेल जिंदगी भर एक ही जगह पे रहते हैं, है ना. तो उनको चाहिए रहता है कि उनकी सेल जो है ना मजबूत बने. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार ये फुग्गे वाली सेल नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि फुग्गे के बाहर भी एक मजबूत कवरिंग हो. ओके, सो व्हाट दे डू इज दे सिंथेसाइज अ सेल वॉल. ठीक है, वो ना क्या करेंगे, अपनी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मजबूत सी दीवार बना लेंगे. ठीक है, दीवार, लिटरली दीवार, इसलिए सेल वॉल का है इसको, है ना. ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से. ठीक है, कौन बनाता है इसको, प्लांट सेल्स. भाई हम लोग तो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना. और पता है तुम लोग को, ये इतनी मजबूत है इसलिए ना प्लांट्स को छीते हैं तो प्लांट्स स्ट्रॉन्ग और हार्ड फील होते हैं. पर हमको हमारी सेल से को गुगली वुगली वुश, है ना. वाई, बिकॉज वी डोंट हैव सेल वॉल्स बट प्लांट्स हैव सेल वॉल्स. ओके, वाई, क्यों चाहिए उनको सेल वॉल, भाई ऑब्वियस रीजन है. नंबर 1 मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसको खड़े रहना है भले पानी गिर रहा है बहुत तेज, अब खूब तेज हवा चल रही है, राइट. सो दे नीड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. सो नंबर 1 रीजन कि सेल वॉल क्यों चाहिए उनको इज ये कि उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिले, राइट. नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट बस्टिंग. अच्छा, तो हमको पता है कि भाई यदि मैं किसी भी सेल को डाल देता हूँ पानी में, तो सेल क्या करती है, पानी अब्जॉर्ब करने लगती है ना, पानी अंदर घुसने लगता है उसके, राइट. पर क्योंकि अपनी प्लांट ने तो बहुत मजबूत बाहर की कवरिंग बना के रखी है ना, सेल वॉल बना के रखी है उसने, तो ये सेल ना नहीं फटती है. ठीक है, ये पानी के लोड को, पानी जो अंदर घुस रहा है ना उसको सहन कर लेती है. पर हमारा जो फुग्गा है बेचारा नाजुक सा, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, वो फट जाती है यार. यदि हम किसी भी सेल को जिसके पास सेल मेम्ब्रेन बस है, सेल वॉल नहीं है, उसको पानी में डाल देना तो वो सेल्स फट जाती हैं. ठीक है, पर प्लांट की सेल नहीं फटेगी. क्यों, क्योंकि उसके पास है ऑलरेडी सेल वॉल का जुगाड़, राइट. सो सेल वॉल इज द रिजिड कवरिंग फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स. ठीक है, और ये होती है बैक्टीरिया और फंजाई के पास भी, है ना. और हाँ, ये होती है नॉन लिविंग. वाई नॉन लिविंग, क्योंकि ना सेल इसको बना बना के छोड़ती है. ऐसे इमेजिन करो कि इसने ना क्या किया, इसने ना अपने फुग्गे के बाहर एक सीमेंट का लेयर चढ़ा दिया है. ठीक है, उसने सीमेंट की दीवार बना दी है, उसने खुद बनाई है. ठीक है, वो सेलुलोज बना बना के बाहर सीक्रेट करता है. ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉन लिविंग है. ठीक है, और ये फुल्ली परमिएबल है, मतलब कि एज लॉन्ग एज किसी चीज़ का साइज अलाउ करता है उसको अंदर घुसने के लिए तो घुसने देगी. भाई नॉन लिविंग है वो. ठीक है, परमिएबल है, राइट. एंड इसका एक और बहुत फंक्शन है इंपॉर्टेंट, क्या कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ वी कम टू साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है, हमारे फुग्गे के अंदर जो हमने पानी भरा था है ना, तो सेल के अंदर जो पानी रहता है ना, उसमें ऑल्दो साइटोप्लाज्म हैज 80%, ऑलमोस्ट 80% वाटर. ठीक है, बट इसमें ना 80 to 90% वी कैन से. ठीक है, पर इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें डिजोल्व होती हैं. ठीक है, जैसे इसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स डिजोल्व होंगी, कुछ RNA डिजोल्व होगा, कुछ कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, और ऑब्वियसली खूब सारे सेल ऑर्गेनल्स तो रहते ही हैं, है ना. तो हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, है ना. और इसमें ही एम्बेडेड रहते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल. ठीक है, ओके. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड. ठीक है, बढ़िया सिंपल है साइटोप्लाज्म भी. लेट्स मूव अहेड टू द सेल मेम्ब्रेन. भाई हमने जो फुग्गे की बात कर रहे थे, है ना, फुग्गा है अपना सेल मेम्ब्रेन.
सो सो सी हम लोग ने सेल तो बना लिया, सेल बहुत इंपॉर्टेंट रूम भी है, ये भी अपन को पता चल गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट रूम में हम लोग किसी को भी तो घुसने नहीं दे सकते, है ना? हमारे इतने ऑसम से सेल ऑर्गेन्स हैं अंदर, तो उसको किसी को प्रोटेक्ट तो करना होगा, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, इसके लिए हम लोग रखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन अपना सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये ना सिर्फ कुछ ही लोगों को अंदर आने देता है। जैसे अपनी जैसे मान लो तुम लोग ने एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया है ना? तो अब भाई ऑफिस में सब लोग थोड़ी ना आ सकते हैं, ऑफिस में सिर्फ जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोग को आने देना चाहिए। या किसी कोई डिलीवरी आई है ऑफिस का, मान लो लैपटॉप आया है ना? तो उसको आने देंगे अपन, लैपटॉप को अंदर घुसने देंगे, है ना? बट हम लोग कुत्ते को नहीं घुस देंगे, बिल्ली को नहीं घुस देंगे, या कोई आतंकवादी आ गया उसको भी नहीं घुस देंगे, है ना? तो सेल मेम्ब्रेन यही काम करती है, ठीक है? क्या करती है ये होती है सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल, दोनों शब्द मिल सकते हैं। परमी क्या लिखती हूँ मैं, परमीएबल, ओके। हाँ, और ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड बोले तो क्या, लिपिड बोले तो तेल, घी, ये सब लिपिड होता है। प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स हैं, ठीक है? खूब खूब प्रकार प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है? तो ये हमको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड एंड प्रोटीन। सेल वॉल किससे बनी है, प्लांट की बनी है सेल्यूलोज से, ओके, राइट। सेल वॉल थी फुली परमिएबल और ये है सेमी परमिएबल, है ना? ये डिसाइड कर रही है कि भाई तू अंदर जाएगा, तू अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? सेमी परमिएबल है। इट अलाउज एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस एंड डिनाइज द एंट्री फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस, ठीक है? एंड इट इज़ द बायोलॉजिकल, जैसे कि देखो मेरी जो स्किन है ये मेरी बॉडी को सेपरेट कर रही है आसपास के एनवायरनमेंट से, वैसे ये क्या करती है, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि सेल को सेपरेट करती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ओके। तो अब ये न्यूक्लियस क्या है यार? न्यूक्लियस पता है, न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल बोलते हो यार, देखो मेरी जो बॉडी है, तुम्हारी जो बॉडी है, इसके अंदर खूब सारे ऑर्गन्स हैं, है ना? ऑर्गन्स जैसे कि पेट, स्टमक जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है, और एक दिल होता है। दिल क्या करता है, दिल ब्लड को पंप करता है। जी हाँ, प्यार नहीं करता है दिल, ब्रेकिंग न्यूज। है ना? तो वैसे ही सेल जो कि एक लिटिल रूम है, इसके अंदर भी ना खूब सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, ठीक है? जिनका अपना अपना काम डिसाइडेड है, ठीक है? तो उनमें से जो न्यूक्लियस होता है ना, यदि हम लोग ऐसे इमेजिन करें कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक परिवार की तरह रहते हैं, तो उसमें ना न्यूक्लियस को बोलेंगे हम लोग कि परिवार का मुखिया है, ये फैमिली का हेड है, ठीक है? मतलब कि फैमिली के हेड की बात तो सबको माननी पड़ती है ना? वैसे ही ना न्यूक्लियस की बात सारे दूसरे ऑर्गेनल्स मानते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है? या फिर परिवार का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है? ऐसा है, ओके। क्यों बोलते हैं ऐसा यार? इतना फुटेज क्यों मिल रही है न्यूक्लियस को? इतना फुटेज ना न्यूक्लियस को इसलिए मिल रही है क्योंकि ना वो बहुत ऑसम काम करता है। देखो भाई, इसके ऑसम मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ यार। देखो तुम्हारी लाइफ, मेरी लाइफ, अपन दोनों की लाइफ स्टार्ट हुई थी एक जाइगोट की तरह, है ना? हम लोग एक पॉइंट में मम्मी के पेट में होंगे और हम लोग एक ही सेल थे, जाइगोट थे, है ना? और इस जाइगोट ने बना लिया किसको, मेरे को, एक पूरे के पूरे इंसान को बना लिया, है ना? अब ये जाइगोट तो एक ही सेल है ना? इस सेल को कैसे पता कि इसको बनाना है प्रियांशी को या इसको तेरे को बनाना है? इस जाइगोट को किसने बताया कि इसको एक बिल्ली नहीं बनाना या कुत्ता नहीं बनाना या पेड़ नहीं बनाना, एक इंसान ही का बच्चा बनाना है? कैसे पता चला? पता है कैसे पता चला? इसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहता है उससे, ठीक है? अपना सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक डीएनए, ठीक है? डीएनए क्या होता है? डीएनए एक धागा टाइप का होता है, ठीक है? पर ये धागा बहुत इंपॉर्टेंट धागा है यार, पता है? ये ना पूरे एक ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि जिस जिस भी ऑर्गेनिज्म का ये डीएनए है ना, वो होगा, उसकी हाइट इतनी होगी, उसका स्किन कलर ऐसा होगा, उसके बाल इस कलर के होंगे, उसके बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, उसकी आँख इस कलर की होगी, है ना? तुम लोग देखते हो ना, पापा बच्चे के पापा का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करते हैं, है ना? क्योंकि डीएनए में तो जानकारी है कि किसके डीएनए से तू बना है, ठीक है? ठीक है? तो डीएनए होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो मतलब समझो, सिर्फ इस सेल में डीएनए था तुम्हारा, इसलिए तुम हो, ठीक है? वो कहता ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा डीएनए ऐसा है, ओके। तो अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना? तो हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
ओके। न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेनस, मतलब कि इसके पास दो दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे सेल की कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल वैसे ही ना अंदर न्यूक्लियस को भी इसने दो दो कपड़े पहनाए रखे होते हैं, ठीक है। ये अपनी सेल बनाई है मैंने, सेल मेम्ब्रेन है ये, लिखा है मैंने, ओके। सेल मेम्ब्रेन के अंदर है अपना न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस को ये देखो दो दो लेयर के कपड़े पहनाए हुए हैं, है ना, डबल कवरिंग, क्यों भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना इसीलिए, ठीक है। फिर इसमें हम लोग को दिखता है कि अंदर एक धागा है, धागा कौन क्या है अपना, ये डीएनए है ना, ये ब्लू कलर का डीएनए है, ओके। फिर हम लोग को दिखता है कि डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर भी ना, जैसे अपन मान लो कोई सेल को देख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, मिट नहीं रहा यार, हाँ, अपन यदि कोई सेल को देख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये सेल है, अपन को एक गोला दिखता है जो कि अलग से स्टेन हो गया है, ठीक है। पर इस गोले के अंदर भी ना एक रीजन होता है जो बड़ा गाढ़ा, जो बड़ा डार्क स्टेन होता है, ठीक है, गोले के अंदर का गोला। और इस गोले के अंदर के गोले को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्टेन्ड सर्कल स्फीयर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ना राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भीड़ मची होती है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे राइबोसोम बन रहे हैं, तो बहुत भीड़ मची है, इसलिए ज़्यादा डार्क स्टेन हो जाता है, ठीक है। ओके, आर वी मिसिंग एनीथिंग? ओके, हाँ, न्यूक्लियस की बात हो गई। क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन डीएनए का ही एक रूप होता है, ठीक है, डीएनए, ओके। देन देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म, या जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, कि सेल के अंदर की जेली को साइटोप्लाज्म बोल दिया, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी तो जेली होगी, है ना, न्यूक्लियस भी खाली थोड़ी ना होगा, तो उसको अपन बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। बढ़िया, तो ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, राइट। इसको डीएनए या फिर क्रोमैटिन भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्रोमैटिन, ऑलराइट। फंक्शन क्या होता है डीएनए के, सबसे पहले तो स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा है तुम्हारे डीएनए के अंदर, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेकंड क्या है, कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ द सेल, डे टू डे एक्टिविटी, मतलब सेल को आज कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सा हार्मोन बनाना है, उस प्रोटीन को कहाँ पे छोड़ के आना है, वो सारा भी डीएनए बताता है, ओके। देन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में। यार अपन ने देखा कि डीएनए ही तो है जो तुम्हारा आइडेंटिटी है ना, एक तरीके से। तो यदि एक सेल को जिसकी आइडेंटिटी है उसको अपने बच्चे बनाना है ना, तो उसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा देना पड़ेगा दोनों को, है ना। तो जब भी सेल को डिवाइड होना होता है ना, तो उसके सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको अपने न्यूक्लियस के दो कॉपी बनानी पड़ती है, ठीक है, फोटो कॉपी बनाता है वो अपने डीएनए की। एनीवेज आगे देखेंगे हम लोग, अभी देखते हैं क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम क्या होता है। यार अपनी बुक में कितने सारे टर्म्स हैं ना, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, है ना, तो डीएनए तो एक धागा है, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन ना डीएनए का ही एक रूप है, डीएनए का रिलैक्स वाला रूप। नॉर्मली हमारे सेल में ना डीएनए ऐसे रिलैक्स करके चिल मार के खड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए। पर जब सेल को डिवाइड करना होता है ना, तो यही डीएनए ऐसे ऐसे बहुत ऐसे कंडेंस हो जाता है, ठीक, सिकुड़ जाता है। तो जब डीएनए को अपने सिकोड़ दिया तो बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिन इज रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए बिकम्स कंडेंस्ड, ठीक है। वो क्या करते हैं अपन, वो ना क्या करते हैं, अपने धागे को ना प्रोटीन के अराउंड ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, ठीक है। क्यों लपेटा, क्योंकि यार इसको डिवाइड करना है ना, यदि ऐसे बिखरा होगा तो कैसे डिवाइड कर पाएगा वो, है ना। तो वो ऐसे क्या करता है, ऐसे बुन लेता है प्रोटीन के अराउंड, ऐसे ऐसे लपेट देता है, ठीक है। तो जब प्रोटीन के अराउंड लपेट जाता है डीएनए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये कब होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, ओके, राइट। सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो डीएनए एकदम ऐसा अलर्ट हो गया, यस सर, और एकदम कंडेंस हो गया, है ना, ऐसा आराम से पड़ा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सेल के ऐसा रहता है, ओके। अपने अपने पास ना यदि अपनी सेल को डिवाइड करना होता है तो वो भी ऐसे अपने प्रोटीन के अराउंड बांधता है डीएनए को, और ऐसे टोटल 46 प्रोटीन के अराउंड डीएनए वाले हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। डिपेंडिंग ऑन कि सेल का न्यूक्लियस ने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, मतलब कि सेल के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है या नहीं है। देखो डीएनए तो सबके पास होगा, डीएनए तो इम्पॉर्टेंट है ना, कच्चा चिट्ठा है डीएनए, तो डीएनए दोनों के पास है। पर यदि उस डीएनए के ऊपर ना है मेम्ब्रेन, हाँ, तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट क्या है यार, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। पुराने ज़माने में जो इंसान थे, जो गुफाओं में रहते थे, क्या उन लोग कपड़े पहनते थे? नहीं पहनते थे, है ना। और ये जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी उनकी तरह प्रिमिटिव है, पुराना है ना। तो क्या इसका न्यूक्लियस पहनेगा कपड़े? नहीं पहनता, है ना। इसका न्यूक्लियस इज नॉट एनक्लोज बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और बाकी का भी कोई भी सेल ऑर्गेनल जिसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, ये उसको भी नहीं रख पाता है यार, ये अपने डीएनए को कवरिंग नहीं कराया,
तो क्या ये किसी और ऑर्गेनल को करवाएगा? नहीं करवाता, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे देखो मैंने बनाया सिंपल सा, सिर्फ डीएनए बना हुआ है ना, ये डीएनए है और ये कुछ कुछ लड्डू हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्यों है इसमें? क्योंकि राइबोसोम्स के पास कोई कवरिंग नहीं होती है, ओके। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, राइट। नाउ वी कम टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब कि अमीर सेल, उसके न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन पहनी हुई है, ठीक है। आराम से कपड़े पहने न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस को बड़ी इज्जत दी जा रही है। दो मेम्ब्रेन है, डबल डबल कपड़े पहने इसने, है ना। और बाकी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। बढ़िया, ये अपन ने बनाया हुआ एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल, प्लांट्स, मच्छी, मक्खी, मच्छी, हाँ, मकड़ी, मच्छर, सब, ओके, राइट। नाउ वी कम टू गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus इज लाइक सेल का मिडिल चाइल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ना खूब सारा काम करवाते हैं। गोल्जी कैसा दिखता है? गोल्जी होता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न, मतलब कि बोरियां, बोरियां और गोले, ठीक है। ये देखो तो फोटो देखो इसकी, बोरियां, एक बोरी, दो बोरी, तीन बोरी और गोले, बन गया गोल्जी। ठीक है, गोल्जी ऐसे ही दिखता है यार, ठीक है। अपना मिडिल चाइल्ड क्यों सा दिखता है, क्यूट सा दिखता है। और इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि क्या, इसको ना प्रोटीन की पैकेजिंग, सेल ने बना ली प्रोटीन, उसने दे दिया गोल्जी को, ए ले भाई पैक कर इसको, ठीक है। उसने बोला ए मेरे को काम नहीं है इसका, तू अभी स्टोर करना, ओके, डब्बे में पैक करके रखना अपने पास। तो बोलता है ओके भाई साहब। फिर इन लोग बोलता है यार ये प्रोटीन में मज़ा नहीं आ रहा, इसमें तुम ना एक लिपिड जोड़ दो। तो वो काम भी अपना मिडिल चाइल्ड करता है, गोल्जी अपना, ठीक है। बोलता है ला भाई प्रोटीन, ये प्रोटीन मिल गई इसको, ये एक लिपिड को लाके ऐसे जोड़ देगा उस पर, लो बन गया तुम्हारा शेक। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स, पोस्टमैन भी है अपना, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ये बना रहा है कि ये प्रोटीन बन गई ना, ये प्रोटीन तू ना जा सेल के बाहर जाके सीक्रेट हो जा, ठीक है, या तू जाना इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके रहने लगा, ठीक है। तो ये काम करता है अपना गोल्जी। प्लस ये ना एक बहुत मिडिल चाइल्ड बदमाश होता है ना, तो ये एक बहुत बदमाश बदमाश से सेल ऑर्गेनल को ही बनाता है, ठीक है। ये बनाता है लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे गोले होते हैं जिनके अंदर बहुत गंदे गंदे एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम एक गोला होता है जिसके अंदर ना खूब गंदे गंदे एंजाइम्स हैं। कितने गंदे? इतने गंदे ना कि ये किसी भी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो ये उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में आगे, ओके। आई गया लाइसोम, ठीक है। लाइसोम को बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जैसे हमारे पास आता है ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वैसे ही सेल के पास अंदर ही लाइसोम्स हैं, ठीक है। लाइसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन फिल्ड सैक्स, है ना, बोरियां हैं, ठीक है। हम लोग तो नॉर्मली गोल बनाते हैं इनको लड्डू टाइप का, पर ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर गंदे गंदे एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। क्या होता है, सेल के अंदर यदि कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जो सेल को नहीं चाहिए, सेल चाहता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो सेल बोलता है ए लाइसोम, लाइसोम को सुपारी देता है, ठीक है। बोलता है वो गुंडे छोड़ देगा, ठीक है। बोलेगा ए भाई इसको डाइजेस्ट कर दे, तू उड़ा दे इसको, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल्स, ठीक है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया उसको मार देगा, कोई बैक्टीरिया घुस गई उसको मार देगा। यहाँ तक कि कोई सेल ऑर्गेनल जो बूढ़ा हो गया है और वो काम नहीं कर पाया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बूढ़ी हो गई है, वो काम नहीं कर पा रही है अच्छे से, तो उसको उसके ऊपर भी ना क्या करेंगे, ये लाइसोम को छोड़ देंगे और वो माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सिस्टम फॉर डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स। प्लस जब सेल डैमेज हो जाती है ना तो बोलती है कि भाई मैं अब जिंदा नहीं रह सकती, मेरे को मेरा काम नहीं हो रहा, तो खुद ही सुसाइड कर लेती है, ठीक है। और वो क्या करती है, अपने सारे के सारे लाइसोम्स को बोलती है कि तुम लोग सब बस्ट हो जाओ, सब फूट जाओ, और उसका गंदा गंदा जो एंजाइम्स हैं वो पूरे में फैल जाता है, तो वो सेल खुद ही डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोग्राम सेल डेथ मतलब कि अपोप्टोसिस, ये मैंने लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अभी इस पर नहीं लगाएंगे टाइम, ठीक है। राइबोसोम से आ गए, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना, कुछ चीज़ घुस गया अंदर, ठीक है। ये फॉरेन पार्टिकल है, खाना भी हो सकता है, कोई बदमाश बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसको इसने इस गोले में लेके आया और इस गोले में क्या किया, अपने लाइसोम को फ्यूज़ करवा दिया, ठीक है। तो इसके एंजाइम्स इसके अंदर घुस गए और फिर वो डाइजेस्ट हो गया और जो भी वेस्ट पड़ा उसको बाहर फेंक दिया इसने, है ना, ऐसा हुआ, ओके। नाउ वी कम टू राइबोसोम्स। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स होते हैं लड्डू, ठीक है। सेल के अंदर छोटू छोटू ग्रैनुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, लड्डू की तरह, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इन पर ये छोटे हैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाते हैं प्रोटीन को, ओके। और ये खुद बने होते हैं प्रोटीन प्लस आरएनए से, ठीक है। प्रोटीन में आरएनए को जोड़ दो तो राइबोसोम्स हो जाते हैं और ये लोग खुद ही प्रोटीन बनाते हैं बड़े होके, ओके। इनको ये हमको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा,
गरीब सेल्स में भी मिलेगा और अमीर सेल्स में मिलेगा हमारी जैसी, ठीक है। थोड़ा अलग अलग होते हैं वैसे, पर ओके, नो नीड टू गेट इनटू डिटेल राइट नाउ, ठीक है। फिर आ जाता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ मेम्ब्रेन का जाल, ठीक है। मतलब कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, ओके। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है भाई लोग, बताओ तो मेरे को। सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड प्लस प्रोटीन से, राइट। सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड प्लस प्रोटीन, तो ये भी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। क्या कर रही होती है ये, देखो ये ऐसे दिखती है, ये अपना न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से कंटिन्यूएशन में ऐसे निकलते हैं लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे निकलते हैं, ओके। इसको अपन 3D में बनाएंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। ओके, आई एम गिविंग अप दिस इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये पूरी सेल में फैला होता है अपन, ओके। दो प्रकार के होते हैं इन लोग, जाल अपना दो प्रकार का है। एक है चिकना चुपड़ा जाल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों? क्योंकि ना अपने जो राइबोसोम्स हैं, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस, याद है? न्यूक्लियस के अंदर एक और भी डार्क स्टेन रीजन होता है ना, जहाँ पे भीड़ मची होती है। क्यों भीड़ मची है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स बन रहे हैं, है ना। और ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ राइबोसोम्स यहाँ पे चिपक जाते हैं, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाते हैं, है ना। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम को चिपकाया हुआ है, अब वो खुरदुरा हो गया ना, इसको देखो ये चिकना चुपटा है ना। और ये खुरदुरा हो गया, क्यों हो गया खुरदुरा? क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपक गए, है ना। तो फोड़े फोड़े हो गए इसको, तो ये बन गया रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। काम क्या करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये ना राइबोसोम की मदद करता है, ठीक है। किसमें? प्रोटीन बनाने में। तो ये लिखा है अपन ने, आर ई आर हैज राइबोसोम्स अटैच, फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। कहाँ पे होता है? रफ, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो रफ सा दिखता है ये, ठीक है। स्मूथ का क्या फंक्शन है? स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं है। अब स्मूथ तो प्रोटीन बना नहीं सकता, तो क्या करेंगे? मर जाए? नहीं, ये कुछ तो बनाएगा। क्या बनाता है ये बनाता है फैट या फिर लिपिड को, ठीक है। फैट और लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। अब तुम देखो, लिपिड और प्रोटीन से तो बनती है मेम्ब्रेन, है ना। तो दोनों लोग मिलके क्या करते हैं? मेम्ब्रेन को बनाते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब कि जेनेसिस मतलब पैदा करना, बायोलॉजिकली, ठीक है। मेम्ब्रेन अपनी सेल खुद ही मेम्ब्रेन बनाती रहती है। कैसे बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से, ठीक है। रफ वाला बना के देगा प्रोटीन और स्मूथ वाला बना देगा लिपिड, और दोनों मिलके मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। कितना बढ़िया, है ना। ये देखो, ये दिख रहा है अपना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये पर्पल कलर वाला दिख रहा है ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़िया। फंक्शंस क्या है इसके? ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इनसाइड द सेल। यार देख, क्या होता है ना, मान ले सेल के अंदर यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, उसको जाना है यहाँ पे, तो वो क्या करता है? इसके ऊपर फिसल पट्टी करेगा, फी वी 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 करके यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हम लोग रोड में चल के जाते हैं या ट्रेन में बैठ के जाएंगे, है ना, तो ट्रेन पटरी के ऊपर चलेगी, तो पटरी जो है ना ट्रेन की, वैसा भी काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होना है। केमिकल रिएक्शन क्या? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ए प्लस बी को साथ साथ बैठना होगा ना, हवा में ए है, वहाँ पे बी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों को पास लाना होगा। तो अपन लोग क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं भाई तू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठ जा, यहाँ पे ए को बैठा दिया, यहाँ पे बी को बैठा दिया, और बोलते हैं तुम लोग करो भाई जो भी तुमको करना है हरकत, और तुम लोग बना दो सी और डी को, है ना। शुरू हो जाओ, चिपक जाओ एक दूसरे से ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। मतलब इनकी डेट चल रही है, ऐसा इमेजिन करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट इज दे परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल। मतलब अपने बॉडी में जो भी चीज़ें आती है ना, जिसको अपन को प्रोसेस करके बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, वो काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलते हैं दारू पियोगे तो लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि लिवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो क्या करता है? वो ना दारू को डिटॉक्सिफाई करता रहता है, ठीक है। स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। कौन से स्मूथ ईआर का? लिवर वाले स्मूथ ईआर का, लिवर वाले सेल्स का स्मूथ ईआर का,
ठीक है, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं उनको। एनीवे, अब आ गए अपन माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है भाई, ठीक है, मेम्ब्रेन का बना होता है। एक मेम्ब्रेन बाहर, उसके बाद एक मेम्ब्रेन अंदर, ठीक है। ये देखो, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है जो डार्क ग्रीन दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है। लेट मी चेंज द मार्कर कलर यार, ये तो अच्छा कलर नहीं है ना। लेट्स पिकअप, लेट्स से ऑरेंज, ऑरेंज सब में चलेगा। हाँ, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक और इनर मेम्ब्रेन है ना, इसमें भी देख लें, आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनके अंदर भी लिक्विड है जिसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कोई जगह होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नो नीड टू रिमेम्बर इट अभी। हाँ, पर ये दिख रहा है तुमको लाल कलर का धागा, दिख रहा है क्या? ये मैट्रिक्स में पड़ा है जो लाल कलर का धागा, ये कुछ और नहीं है, ये अपना डीएनए है। पता है तुम लोग को ये बात? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। नहीं, नो किडिंग, नो किडिंग, सच में होता है, ठीक है। और इसमें ना कुछ कुछ गड्ढे बने होते हैं जो कि क्या एक्ट करते हैं, जो लोग ऐसे डोर की तरह एक्ट करते हैं कि यदि किसी चीज़ को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसना होता है तो वो स्पोर से घुसता है, सिमिलरली उससे बाहर भी आता है। ओके, राइट, हमने देख लिया स्ट्रक्चर। बाहर एक मेम्ब्रेन है, अंदर एक मेम्ब्रेन है। अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरा है, मैट्रिक्स है ना, और डीएनए भी है। पानी नहीं लिखना, मैट्रिक्स लिखते हैं उसको, ठीक है। और उसी में डीएनए तैर रहा होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये बनाती है एनर्जी, है ना, ये बनाती है एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं अपन, ये है सेल की छोटू सी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज। ओके, बनाते हैं एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो अपन को, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में, ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन में कुछ कुछ पोर्स हैं ताकि किसी चीज़ को अंदर आना है तो वो इससे घुस जाए, है ना। ओके, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बहुत फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्डेड है ना, इसमें भी दिख रहा है। प्लस इसमें भी अपन देखा था, इनर मेम्ब्रेन अंदर अंदर घुसी हुई है ना, ये देखो घुसी है अंदर। और इसके फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टे। ओके, CRISTAE, क्रिस्टे, राइट। फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन है। ओके, लिख दिया अपन ने, बाहर की पोरस है, अंदर की डीपली फोल्डेड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स मेनी एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। एनर्जी जो बनती है एटीपी, वो ना कैसे बनती है, अपन रेस्पिरेशन करके लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन को भेजा जाता है हर एक सेल के पास, और सेल करती है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से निकालती है वो खाने। रेस्पिरेशन में क्या होता है, खाने को अंदर लेती है और निकलता है एटीपी। आलू अंदर, सोना बाहर, ठीक है, ग्लूकोज अंदर, एटीपी बाहर, ऐसा होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं, अपन ने देखा भी अपन ने देखा भी, ठीक है। इसलिए ना ये अपनी खुद खुद की कुछ कुछ प्रोटीन्स भी बना लेती है, पर सारी प्रोटीन्स नहीं, ठीक है, कुछ कुछ पर ये खुद खुद कर सकती है मैन्युफैक्चर। ओके, राइबोसोम का फंक्शन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहला है कि एनर्जी बनाना है इसका एटीपी करके। दूसरा है कि ये रेस्पिरेशन को कैरी आउट करती है। ओके, ये प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है? ये प्लास्टिड, प्लास्टिड भाई, प्लास्टिड ना ऐसे होते हैं, ऐसी एक ऑर्गेनल होते हैं जो कि मिलते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में, ठीक है। और ये दो दो प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। एक ऐसे होते हैं जो ना रंग बिरंगे हैं, रंगीले प्लास्टिड, ठीक है। जो रंगीले प्लास्टिड हैं उसका नाम रखते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा बोले तो कलर, ओके, प्लास्ट प्लास्टिड से आया, है ना। ऐसे प्लास्टिड जो कलरफुल है, रंगीले हैं, उनको बोल देते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बोले तो कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्रोमोप्लास्ट में ना एक प्लास्टिड होता है जो कि हरे हरे रंग का होता है, ठीक है ना। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, वो वाला, ओके, नहीं वो वाला नहीं, क्लोरोप्लास्ट है, ये हरे रंग का प्लास्टिड है, ठीक है। हरे रंग का क्यों है? क्योंकि ना इसके पास होता है क्लोरोफिल। कुछ पिछले जन्म की यादें आ रही हैं क्या क्लोरोफिल वाली? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में, है ना, ठीक है। तो बोले तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करवाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बढ़िया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मतलब कि ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है प्लांट उससे,
ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। इसलिए प्लांट खाना बना रहा है, ग्लूकोज क्या है, खाना है ना, तो इसलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को बोलते थे किचन ऑफ द सेल, किचन। ठीक है, इसमें बन रहा है अपना ग्लूकोज। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करेंगे भाई, इनको भी तो कोई काम देना होगा, है ना। बेरंग सी है पड़ी जिंदगी, इन लोग कोई रंग नहीं भरवाते हैं। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ना स्टोरेज करते हैं। ठीक है, क्या स्टोर करते हैं, इन लोग स्टोर करते हैं स्टार्च को, ऑयल को, या प्रोटीन्स को। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, और भाई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अजीब गरीब आदमी था ना, अजीबो गरीब सेल ऑर्गेनल था ना, खुद का डीएनए रख रहा था, ये प्लास्टिड भी वैसे ही हैं, उसी की कैटेगरी के लोग हैं इन लोग। ठीक है, इन लोग भी अपना डीएनए रखते हैं और अपने ही राइबोसोम्स भी रखते हैं इन लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है विच अदर सेल ऑर्गेनल डज, तो अभी तो अपन ने बता ही दिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां हरी हैं, हम लोग को जो नेचर दिखता है ना आसपास की, वाह क्या ग्रीनरी है, क्लोरोप्लास्ट के कारण है वो। ठीक है, और जो फ्लावर्स होते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स, ये भी एक तरीके के क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्ट है जिसके पास कलर हो, है ना, हरे कलर का प्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ऐसे ही ना प्लास्टिक के अंदर और भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्लास्टिक के पास हो सकता है लाल कलर वाला पिगमेंट है ना, हो सकता है किसी के पास ऑरेंज कलर वाला पिगमेंट है ना, कैरोटीन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से प्लास्टिक्स होते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं नहीं क्या, अपन को नेचर में नेचर की ब्यूटी दिखा रहे हैं लोग। और ये ल्यूकोप्लास्ट देखो ऐसे क्या होंगे, ऐसे होगा डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर प्रोटीन भरी होगी ऐसे, किसी के अंदर स्टार्च भरी है, ऐसा ऐसा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन और इसके अंदर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये अपना एक ल्यूकोप्लास्ट हो गया। राइट, बढ़िया। आ गए वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स है भाई स्टोरेज कैन। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हमारे घर पे डब्बे होते हैं ना, हम लोग उसमें कुछ भी स्टोर करके रखते हैं। सेल्स भी वैसे ही ना डब्बे रखते हैं अपने अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल में क्या करते हैं, जो भी रखा, जो भी एक्स्ट्रा भर गया है उसको वहाँ पे स्टोर करो। स्पेशली प्लांट्स, प्लांट्स तो इतना बड़ा सा डब्बा रखते हैं, बहुत बड़ा सा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। खूब बड़ी वैक्यूल होती है उनकी, पता कितनी बड़ी, ऑलमोस्ट सेल की 50 से 90%, 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द सेंट्रल वैक्यूल। इतनी बड़ी, इतना बड़ा डब्बा रखा है इन्हें। ठीक है, और इस वैक्यूल में क्या रखते हैं, लोग रखते हैं सेल सैप को। ठीक है, सेल सैप क्या होता है, सेल सैप मेनली पानी पानी। ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है खाना डिजॉल्व हो सकता है किसी वेस्ट को डिजॉल्व कर दिया हो सकता है सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, और इन लोग क्यों रखते हैं इतना सारा पानी अंदर, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट होता है सेल को, प्लांट सेल को एकदम टर्जेट करने में। ठीक है, मतलब मोटा फूला रहे वो। यदि ये सेल से बाहर निकल गया तो प्लांट सेल का जो अंदर होता है ना वो ऐसे चिपक जाता है। ठीक है, तो इसलिए इतना बड़ा सा वैक्यूल रखता है अपने पास। ओके, राइट। इसके अलावा और भी काम होते हैं उसके। ठीक है, जैसे कि देखो बता ही देती हूँ मैं, ये अमीबा के अंदर ना अपन ने पढ़ा था कि यार आरबीसी को यदि यदि एनिमल सेल को पानी के अंदर डालो तो वो बस्ट हो जाती है, क्योंकि नाजुक होती है, सेल वॉल नहीं है। पर अपना अमीबा, इसके पास भी सेल वॉल नहीं है, पर ये नहीं फूटता। पता क्यों नहीं फूटता, क्योंकि ना इसके पास होती है वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में पानी भरता है, जो भी पानी उसके अंदर आ रहा है ना वो क्या करेगा, वो उस पानी को ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर भर लेगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को फिर जाके पानी पूरा ड्रेन कर देता है। ठीक है, पानी ऐसा भर लिया फिर बाहर छोड़ दिया, भरा छोड़ा। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे भर रहा है पानी, है ना, भर रहा है पानी, पानी भर गया अंदर, फिर इसने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पानी को छोड़ दिया। ओके, तो काफ़ी स्मार्ट है अमीबा, है कि नहीं, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल का काम हो सकता है क्या, खाने को स्टोर करना, या फिर पानी और एक्सेस वेस्ट को स्टोर करना, को फेंकना। ठीक है, अपन ने देख लिया कैसे करता है। ओके, यूनिसेलुलर में ये काम होता है, खाने का स्टोरेज, फूड वैक्यूल में, या फिर ये करना। ओके, प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग रोल होता है। ठीक है, प्लांट में होता है एक ही वैक्यूल होगा, बड़ा सा होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है ना, और प्लांट को रिजिड बनाने में मदद करता है। पर हमारे सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे एक वैक्यूल, दो वैक्यूल, तीन वैक्यूल, छोटे छोटे होंगे और न्यूमरस होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करना। अपने अपने पास जैसे कुछ एक्स्ट्रा बचा है तो अपन डब्बे में रखते हैं ना, जैसे इस डब्बे में मैंने रखा है पानी, है ना, वैसे एनिमल सेल के पास बहुत सारे डब्बे होंगे, अलग अलग डब्बे में। इसमें मैं रखती हूँ मेरे माइक को। ठीक है, ये डब्बा है, तो अलग अलग डब्बे में अलग अलग चीज़ें रखी होंगी, खूब सारे डब्बे होंगे और अपने पास। ओके,
उसमें हो सकता है न्यूट्रिएंट रखा हो सकता है पानी रखा हो, या फिर इवन वेस्ट भी रखा हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात खत्म, लास्ट पार्ट में आ गए हम लोग सेल डिवीजन में। ठीक है, तो इसका शुरुआत मैंने एक बड़े अच्छे डायलॉग से की है, ओमने सेलुला ए सेलुला, यू नो व्हाट दैट मीन्स राइट। तो दो प्रकार के होते हैं सेल डिवीजन। ऐसा ना किसी ने बोलता है कि सेल का पर्पस होता है एक और सेल बनाना। किसी भी, जैसे तुम लोग की लाइफ का कोई पर्पस होगा, वैसे ही सेल का पर्पस होता है कि उसको बनानी है एक और सेल, उसको अपने बच्चे बनाने हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन बोलते हो वो हरकत जो सेल करता है अपने बच्चे बनाने के लिए। ठीक है, प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, राइट। लेट्स मीट दिस मिस्टर अमीबा। ठीक है, मिस्टर अमीबा इज वेरी तूफानी। ये क्या कर रहा है, इसको बनाने हैं बच्चे। ओके, तो ये बोलता है यार मैं कैसे बनाऊँ। तो अब इसको पता है कि यार सेल डिवीजन से बना सकता है बच्चे, है ना। सेल डिवीजन अब होता है दो प्रकार का। यदि उसको चाहिए कि उसके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उसी की तरह दिखें, तो वो करता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, जो बच्चे सेल्स होते हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी होता है अपनी मम्मी के। नेक्स्ट होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में बच्चे डिट्टो कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला माइटोसिस, मोस्ट कॉमन मेथड अपनी सेल्स में। ठीक है, भाई तुम जब पैदा होता है तुम ऐसे चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे बच्चे थे, अब तुम लोग इतने बड़े से हो गए हो, है ना। कैसे हो गए, क्योंकि ना अंदर की सेल्स थी ना, अंदर की सेल्स ना डिवाइड कर करके तुम्हारी बॉडी को बढ़ाई हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि बाहर मैल आके चिपक गया और तुम लोग बड़े हो गए मैल के कारण। नहीं ना, अंदर की सेल्स डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो अब जब अंदर की सेल डिवाइड हो रही है, स्किन की सेल डिवाइड हो रही है और नई स्किन बना रही है, तो वो तो चाहेगी ना कि उसकी तरह हो, जो उसके बच्चे बन रहे हैं, जो एक सेल से एक स्किन की सेल बना दी, दो स्किन की सेल, तो वो चाहेगा कि ये दोनों स्किन की सेल दिखें, है ना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आँख वाली सेल आ जाए एक, है ना, या नर्वस नर्वस सेल आ जाए, नहीं ना। तो अपन चाहते हैं कि जो बच्चे बने एग्जैक्ट वैसे ही बने, है ना। तो ग्रोथ के लिए माइटोसिस को यूज़ करती है हमारी सेल्स। ठीक है, इसलिए ये सबसे कॉमन होता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए भी। तुम्हारी चोट लग गई तो अपन वही सेल बनाएंगे, है ना, एग्जैक्ट सेम। डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली द सेम एज मदर सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज एग्जैक्टली द सेम, मतलब कि बंधा हुआ डीएनए से जो तितलियां बन जाती हैं, है ना, जब हम लोग डीएनए को प्रोटीन के अराउंड बांधते हैं तो ऐसे तितली शेप बन जाता है ना। तो अपन अपन का ये जो तितली शेप का डीएनए है, मम्मी के पास जितने हैं क्रोमोसोम्स, बिल्कुल उतने ही होंगे बच्चे के पास। ओके, राइट। ग्रोथ एंड रिपेयर ये लिखा है अपन, देखो कैसा होता है। ये मान लो ये मम्मी है अपनी, दिस विल बी ओके, हो गया यार पापा। ठीक है, ये अपनी मम्मी है, मम्मी के पास है दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, दो क्रोमोसोम्स हो गए। मम्मी ने बोला यार मेरे को दोनों बच्चों को देना है, तो मैं क्या करूँगी, ये ना सबसे पहले इसकी फ़ोटोकॉपी बनाती है। ये क्रोमोसोम थे दो, है ना, इनने क्या किया, फ़ोटोकॉपी बना ली। ये एक की फ़ोटोकॉपी बन गई और ये दूसरे की फ़ोटोकॉपी बन गई। ठीक है, बढ़िया। फिर वो क्या करेगी, फिर ना वो इसको बीच से फाड़ देगी। ठीक है, ऐसे ये मान लो ये एक क्रोमोसोम था, उसने फ़ोटोकॉपी करके दूसरा बना लिया। ठीक है, फिर वो ना इसको फाड़ देती है, एक को पहली डॉटर के पास, एक को दूसरी डॉटर के पास दे देगी। ठीक है, तो यही हुआ, देखो एक के पास ये आ गया, एक के पास ये वाला आ गया। इसका क्या हुआ सीन, ऐसे बना देते, चलो इसको ऑरेंज बना देते हैं, मम्मी के पास भी ऑरेंज, है ना। तो ये एक के पास ये वाला आ गया और एक के पास ये वाला आ गया। ठीक है, समझे क्या हुआ, मम्मी के पास जो क्रोमोसोम्स हैं, मम्मी के पास भी ऐसे ही दिख रहा है ना, बच्चे के पास भी ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो डिट्टो कॉपी हैं अपने मम्मी के, किस में, माइटोसिस में। अब एक दूसरे प्रकार का सेल डिवीजन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस ना एक स्पेशल प्रकार का डिवीजन है और बहुत कम जगह पे होता है, ऑब्वियसली तभी तो स्पेशल है। कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, किस काम के लिए आता है ये, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर होता है ना, तब तब करते हैं हम लोग इसको। और हमने देखा था कि माइटोसिस में तो सेल एक ही बार डिवाइड हुई। मियोसिस में पता है क्या होता है, मियोसिस में सेल दो बार डिवाइड होती है। ठीक है, दो बार डिवाइड होती है, तो दो बार डिवाइड होगी। एक बार सेल ने डिवाइड किया तो बना दो बच्चा, है ना। एक बार और डिवाइड करेगी तो टोटल बताओ कितना बच्चा बना, चार, है ना। एक दो तीन चार, चार बन गया। चार न्यू सेल्स बनते हैं, दो बार डिविजन्स होते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, ये जो मियोसिस की हरकत की जा रही है, ये की जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, गैमीट्स बनाने के लिए। गैमीट्स बोले तो स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं भाई अपन लोग ये भी। डैम, इसमें क्या होता है देख लेते हैं हम लोग, चलो। ये मान लो ये अपनी मम्मी है। ठीक है, मम्मी ने सबसे पहले तो माइटोसिस, सबसे पहले क्या करी ना मम्मी, माइटोसिस में जैसे क्या था कि इनको अपने क्रोमोसोम की
फ़ोटो कॉपी करनी होगी, है ना? तो ये हरकत तो कर ली मम्मी ने, ठीक है? देखो, ये ऐसे थे, अब ऐसे बन गए हैं, है ना? फ़ोटो कॉपी तो हो गई। नेक्स्ट ना ये क्या करती हैं, ये ना बीच से फाड़ती नहीं है, ये क्या करती है ना, अपने एक क्रोमोसोम को एक बच्ची को दे देती हैं और दूसरे क्रोमोसोम को दूसरी बच्ची को दे देती हैं, ठीक है? बीच में फाड़ने वाली हरकत नहीं हुई, बस एक एक क्रोमोसोम एक बच्ची के पास, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी बच्ची के पास चला गया, ठीक है? अब इन लोग क्या करेंगे, अब इन लोग फाड़ने वाली हरकत करेंगे, ठीक है? और इन लोग फाड़ेंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? 4 डॉटर बन गई हैं। बीच में और भी कुछ-कुछ तांडव होता है, खूब सारा ड्रामा होता है, पर अपन को वहाँ पे नहीं जाना है, ऐसी हरकत होती है, ठीक है? और बन गए 4 बच्चे, पर 4 बच्चे तो बने, पर तुम ये देखो इसकी मम्मी से के कंपैरिज़न में, ओहो! आई एम सो सॉरी। हाँ, इनकी मम्मी के पास तो 2-2 क्रोमोसोम्स थे, 1-2, है ना? बच्चे के पास देखो एक ही है, सबके पास एक ही है। इनके साथ तो धोखा हो गया है ना, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहते हैं कि हाफ ही जाए, ठीक है? अपन चाहते हैं स्पर्म के पास 23 हैं, एग के पास भी 23 हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है? फिर इन लोग जब मिलेंगे ना, इनका फ्यूजन जब होगा, तो एक ही सेल बन जाते हैं लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ाइगोट, है ना? और ये जो वेट, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना? ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट के पास इन दोनों का ना क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं और फिर हमारे पास वापस से 46 हो जाएंगे, ठीक है? क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके पास भी उतने ही क्रोमोसोम्स हों जितने कि मम्मी और पापा के पास हैं, ठीक है? नहीं तो तुम लोग इमेजिन करो कि यदि मम्मी भी ऐसा बनाती सेल जिसके पास है 46 क्रोमोसोम, पापा भी 46 क्रोमोसोम वाला भेज देते, तो बच्चे के पास तो हो जाते हैं 98 क्रोमोसोम्स। फिर वो बच्चा अपने बच्चे बनाता तो उसके पास डबल, फिर ट्रिपल, मतलब इतना क्रोमोसोम की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी सेल्स बनाते हैं जिसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है? तो ये था मियोसिस, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का वीडियो। ये आई होप यू लाइक्ड इट एंड एन्जॉयड इट एज मच एज आई डिड। तो ठीक है, बढ़िया, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।